हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिकोड विथ विकास। दोस्तों, मैं तो इस समय अंडमान निकोबार में हूँ और तबीयत ठीक नहीं है ज़्यादा, तो मैं सिक में चल रहा हूँ, मतलब रेस्ट लिया हूँ, छुट्टी लिया हूँ। तो 4 दिन की छुट्टी है, तो आज तो दूसरा दिन है। खैर अभी थोड़ा आराम लग रहा है हमको। तो आज सुबह से ही डॉक्टर द्विवेदी जी का इंटरव्यू देख रहा था, मतलब वही लेक्चर देख रहा था, क्लासेस देख रहा था। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी का देख रहा था। तो मेरे को तो अंडमान में इधर 4 साल से ऊपर हो रहे हैं, तो कई बार जाते हैं घर में या जो भी लोग मिलते हैं हमारे दोस्त लोग, तो बड़े अजीब से सवाल पूछते हैं अंडमान के बारे में कि अंडमान कैसा है, कैसे यहाँ के लोग हैं। क्योंकि कुछ ऐसी कहानियाँ लोग सुन रखे हैं जिससे कई बार तो कुछ ऐसे लोग मिलते हैं हमको कि हम बोलते कभी घूमने आओ अंडमान, तो बोलते अरे यार नहीं आएंगे, वहाँ तो मार देते हैं लोग, आदिवासी लोग। वो अमेरिका वाली कहानी, अमेरिका के एक आदमी आया था इधर अंडमान में, और वो कुछ जो रिस्ट्रिक्टेड यहाँ के आइलैंड होते हैं वहाँ पे इंटर कर गया था। और वहाँ पे उनको जो यहाँ के जनजाति सेंटिनल, जरवा और भी जो जनजाति है जहाँ पे उनको भारत सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त है कि उनसे कोई छेड़छाड़ ना करे, वहाँ पे जाने की कोशिश किया और उसको मार दिया था। तो ऐसी कहानी, मतलब या र्यूमर्स होते हैं ना, फैल गया। तो मैं सोचा कि चलो भाई थोड़ा सा आज खाली हैं, तो मोबाइल देखते देखते तो थक ही गया था, क्योंकि बहुत 4-5 घंटा का लेक्चर देख लिया डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी का। तो खैर हम तो उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप भी जाके देख सकते हैं। तो मतलब इतने सालों में मैं जो अंडमान को जाना, मैं खैर बहुत बड़ी बातें नहीं करूँगा अंडमान के बारे में, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अंडमान वो मैं बातें करना चाहता हूँ। और अभी की यदि लोकेशन की बात कर दूँ मैं, तो मैं इधर अंडमान निकोबार के जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर से जैसे एयरपोर्ट में आप लोगों की आने जाने का लगभग मान लीजिए एकमात्र साधन हवाई जहाज़ ही है। और इसका भी बहुत बड़ा एक किस्सा है, मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जब हमारी पहली पोस्टिंग अंडमान निकोबार आई, तो यूजुअली जो जिनको जियोग्राफी का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, हमारे जैसे जो होते हैं, तो मैं अभी ट्रेन सर्च कर रहा था, तो उसमें IRCTC में लिखा आ रहा था कि देयर इज़ नो ट्रेन रूट। तो मैं शॉक्ड हो गया, भाई यहाँ ट्रेन नहीं चलती। तो हाँ, ये सच्चाई है कि यहाँ ट्रेन नहीं है, क्योंकि ये जो इंडिया का मेन हिस्सा है, या बोले जहाँ से ट्रेन आ सकती है, यहाँ से 1200 से 1300 किलोमीटर अंदर समंदर में है। अब समंदर में अंदर का मतलब समंदर के नीचे नहीं है, समंदर इस मतलब अंडमान निकोबार और इंडिया के बीच में इतना दूर तक समंदर, मतलब पानी ही पानी रहता है 1200 किलोमीटर तक। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट, तो ये चीज़ है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मेरी प्रेजेंट लोकेशन जो है, तो वो पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है उसके एयरपोर्ट से लगभग एग्जैक्टली कहूँ तो 4 किलोमीटर है। और यहाँ पे मैं रूम लिया हुआ हूँ, और ये हमारे रूम मालिक जी भी हैं, अंकल जी भी हैं, तो हम इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये एक्स नेवी ऑफिसर रह चुके हैं, तो हम इनसे भी बात करेंगे आपको। खैर ये बिजी हैं, ये बहुत ही अच्छा इनका गार्डन भी है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। और ये मतलब ये मैं इससे भी बड़ा इंस्पायर हुआ, मैं सोच रहा था कि मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। खैर अभी ये सनसेट होने वाला है, तो मैं गार्डन के बारे में पहले बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको अंडमान के बारे में ही काफ़ी चीज़ें बताऊँगा। तो ये देखना चाहेंगे, छोटे छोटे गमले लेके हमारे ये अंकल, ये हर चीज़ें यहाँ पे, ये जिसको हम गेंदा बोलते हैं, शायद हमारे यहाँ तो गेंदा ही बोलते हैं इसको, ये छोटे से गमले में। फिर ये चमेली होगा शायद, हमको फूलों की महक अच्छी लगती है, नाम शायद कम पता है। बहुत तरह तरह के फूल हैं। ये जो हम लोग कार्टेन होती है, ट्रे होती है, उसमें पूरा मिट्टी भर के हम देखते हैं, हमारे अंकल जी बताते हैं रोज़ 4 बजे जगते हैं, रोज़ सफाई करते हैं इनकी। पानी तो खैर यहाँ मिलता रहता है नेचुरली, कई बार डालना भी पड़ता है। बहुत अच्छे ये फूल हैं, इनकी महक यहाँ इस छत में आने से ही इतनी अच्छी महक आती है। तो मैं तो घर में ही मम्मी को बोला था कि आप भी ये कर सकते हैं, इसमें आपका मन भी लगा रहेगा, कुछ काम भी होगा, पसीना भी निकलेगा,
और आपकी मेहनत भी रहेगी और सुंदरता भी है, अच्छी है। देखिए यहाँ भिंडी भी लगाए हुए हैं अंकल, ये 2 भिंडी देखिए कितनी अच्छी थी। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, शायद दिखा पा रहा हूँ। ये भिंडी का पेड़, मैं इसे कई दिन हमारे धर्मपत्नी जी भिंडी तोड़ के भी ले गई हैं। मिर्ची की भी पेड़ आपको दिखा पा रहा हूँ मैं। ये भिंडी है, हर तरह के, ये मिर्ची है, ये मिर्ची यही है लाल मिर्ची। एक मिर्ची खाने से दिन में तारे दिखने लगेंगे। ये बैगन आपको दिख रहा होगा, भाटा। तो मतलब मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि बहुत ही क्रिएटिव है हमारे अंकल जी और बहुत कुछ सीखने के लिए। गुलाब के पेड़ हैं, ये देखिए गुलाब के फूल देखिए बहुत सुंदर। मैं जब भी आता हूँ एक गुलाब का फूल अंकल जी की परमिशन से तोड़ के ज़रूर ले जाता हूँ, अच्छे लगते हैं। और ये देखिए हमारे गांव में तो इसको मीठी नीम बोलते हैं, मीठी नीम है, बाल्टी में लगा के रखा, बहुत अच्छा। हम यहाँ से ले जाते हैं हमारी धर्मपत्नी सब्जी के लिए। ये क्या अंकल जी, ये वाला है हाजमोला? हाँ अच्छा, ये आज और एक आपको अच्छी चीज़ बता दी अंकल जी, हाजमोला की पत्ती है। क्या हाजमोला इससे बनता है? इससे बनता है, अब बढ़िया है ये पेट के लिए। अच्छा ये पत्ती है ना। चलिए चलिए अंकल जी थोड़ा बात कर रहे तो मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ कई बार, तो मैं चाहता हूँ कि आप जैसे हमारी मम्मी को ही अपने बोल रहा था, तो ये हमारे मकान मालिक भी हैं और नेवी में थे पहले, तो मैं इनसे यही जानना चाहता हूँ आपसे शायद बात नहीं करना चाह रहे हैं कोई बात नहीं, आपका देसी तरीका है, कोई इसमें वो नहीं, समझ लो अपने व्यूअर रहते हैं। और आपसे तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, इसलिए मैं सोचा कि चलिए अंडमान के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा ये, तो अभी मैं आधा ही दिखा पाया था। तो ये हाजमोले का, तो क्या इससे हाजमोला बनता है? हाजमोला जो बनता है, ये पत्ती जो है ना वो पकौड़ा घर बना के खाने से ना अच्छा बढ़िया है। अच्छा, तो अंकल जी बता रहे हैं कि इसके पकौड़ी वगैरह खाने से हाजमोला जैसा काम करता है, और शायद हाजमोला में भी ये डाला जाता होगा इसलिए बोलते हैं। ये एक और फूल है, तो मतलब ये कहते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे पेड़ लगाए हुए, ये फूल, फिर यहाँ से ये भिंडी, ये बहुत सारे फूल देख पा रहे होंगे आप लोग। ये भी बहुत अच्छा है, जिसको यहाँ पे खासकर साउथ में मैं देखा हूँ कई बार कि लेडीज़ लोग इसको, ये जो गजड़ा होता है यहाँ पीछे, उसको लगाते हैं इसमें। तो खैर ये साउथ का तो अपना कल्चर ही है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक ये अमरूद का भी पेड़, शायद एक कलम ही होगा, अभी हो सकता है इसको कहीं दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करें अंकल जी। और साथ में आपको, यदि आप नहीं देखे होंगे तो और एक चीज़ दिखाता हूँ, सुपारी का पेड़। खैर ये वीडियो लंबा हो सकता है, नहीं मन अच्छा नहीं लग रहा तो मत देखिए, बहुत इसके बाद बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकता है मैं बताऊँगी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई किताबी भाषा नहीं, कोई वो नहीं। मेरी तबीयत अभी भी ख़राब ही है लगभग, फिर भी मैं सोचा चलो थोड़ा सा आप लोगों से। ये सुपारी का पेड़ है, सुपारी इस तरह से फरती है। खैर ये नारियल के पेड़ के सिमिलर ही होता है, लंबा सा। हम तो सेकंड फ्लोर में है तो इसलिए इसके ऊपर हमारे इक्वल है ये सुपारी का पेड़। हाँ, तो ये सुपारी है और इसको पकने के बाद इसके छिलके निकाल के इसके अंदर सुपारी रहती है। और ये फिर फूल है। और यहाँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट में हम आप लोगों को ये दिखाना, खैर हमारे गांव वालों को, रीवा एमपी वालों को, हमारे घर में खुद ये मुनगे का पेड़ है, लेकिन हम लोग कभी इसको बना के खाए नहीं सब्जी। कई बार दूसरे लोग ले गए होंगे, पर हमारे घर और हमारे परिवार में कोई इसको खाया नहीं। तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जी और एक कढ़ी एक दिन हमारे धर्मपत्नी जी बना चुकी हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो हम आप बोलते हैं बहुत फ़ायदेमंद, बहुत ही मतलब पौष्टिक होता है ये, तो आप लोग ज़रूर इसको खाएं। मुनगा यहाँ भी इसको यहाँ क्या बोलते हैं अंकल जी इसको? सजना ये सजना है। तो और ये वाला चमेली जो मैं नहीं बता पा रहा था शायद, तो ये चमेली है। बहुत ही मतलब जब हम आते हैं यहाँ पे तो इतना अच्छा महकता है ना, तो मैं आके यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाता हूँ एकदम, बहुत अच्छा। हाँ, तो ये आपको जैसे मैं दिखाई दिया यहाँ से पूरा, ये मिर्ची हो गई, ये पूरे हमारे अंकल जी का गार्डन, बहुत मेहनत है और हमारा खुद का भी बहुत बड़ा शौक़ है। और हो सके यदि कभी पूरा हुआ तो मैं भी इस तरह के काम करूँगा कि छत में या कहीं खेत में, जहाँ भी संभव हो, हर तरह के पेड़ पौधे लगाएं तो बहुत अच्छा। एक तो वातावरण शुद्ध है, अपना काम भी हो रहा है, भिंडी भी लगा के रखे हैं। और
तो हम लोग ज़रूर इसमें वो करेंगे। तो हम अभी अंडमान के बारे में जैसे बात कर रहे थे कि अंडमान में जब हम आए तो वही बात थी कि ट्रेन सर्च कर रहे थे। तो भैया आप जब आना तो ट्रेन सर्च मत करना, आने के 2 ही माध्यम है यहाँ पर। एक आप हवाई यात्रा जो वही ज़्यादा लोग यूज करते हैं, दूसरा माध्यम है एक शिप है, लेकिन वो बहुत रेयर केस में चलता है पैसेंजर के लिए, क्योंकि यहाँ तूफ़ान वगैरह कई बार आ जाते हैं शिप में तो टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन यूजुअली टाइम बात करें शिप की तो 4 से 5 दिन, यदि कोलकाता या चेन्नई से चलेंगे, 2 जगह से यहाँ शिप चलती है, तो विशाखापट्टनम से और ये कोलकाता से चलेगी तो 4 दिन या 5 दिन लग जाते हैं। और यदि तूफ़ान वगैरह आ गया तो ज़्यादा 6 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन उसका कोई नहीं है, वो लिमिट नहीं है। हवाई जहाज़ से आते तो लगभग हर उससे दिल्ली से 3 घंटे लग जाएंगे, बाकी चेन्नई कोलकाता से 2-2 घंटे में आप आ जाएंगे। और फेयर की बात करें तो फेयर ज़्यादा नहीं है, वो टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होता रहता है, जैसे पॉलिसी रहती है। भीड़ ज़्यादा है तो ज़्यादा फेयर रहेगा, भीड़ कम है तो कम फेयर रहेगा। फिर भी यदि एवरेज की बात करें तो 7, 8, 9 हज़ार, मिनिमम करेंगे तो 4-5 हज़ार में हो जाता है, मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं, 20, 25, 30 हज़ार भी जा सकता है। तो अंडमान में यही चीज़ें हैं। तो हम अभी बता रहे थे कि पोर्ट ब्लेयर की राजधानी से 7 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पे हैं और यहाँ पे हम रूम लिए हुए हैं। और कई चीज़ जो मतलब अब ऐसी चीज़ें नहीं, सब कुछ यहाँ है जैसे वहाँ रहता है, लेकिन कुछ अनयूजुअल है जो वहाँ पे नहीं होता, जो इंटरेस्टिंग हो सकता है आप लोगों के लिए। तो सबसे बड़ी बात, पहली बात है यहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, नेचुरल है, नेचर है यहाँ का, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो जो हम लोग किताबों में पढ़ते थे ना कि वो सदाबहार पेड़, पर्णपाती वन, सदाबहार वन, तो यहाँ सदाबहार वन ही आपको देखने को मिलेंगे कि बारिश यूजुअली बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। तो पेड़ पौधे हमेशा लगभग सदाबहार ही रहते, हरे भरे रहते हैं। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि पीछे जहाँ भी आप देख रहे होंगे हरियाली ही दिखेगी। और आप यदि यहाँ एयर क्वालिटी यहाँ का चेक करेंगे अपने यहाँ से भी अंडमान निकोबार डाल के, तो हमेशा एक्सीलेंट एयर क्वालिटी ही मिलेगी आपको। तो मतलब जो नेचर लवर हैं उनके लिए ये तो बेस्ट पॉइंट है। और इंडिया में तो हमको नहीं लगता कि इसके बाद कोई और ऐसा जगह है जो इतना खूबसूरत, मतलब प्राकृतिक सुंदरता और प्राकृतिक धन जो क्लाइमेट के बारे में बात करें, इससे अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो मेनलैंड, मतलब जो मेनलैंड की भी कहानी बताएंगे हम कि मेनलैंड इसको क्यों कहते हैं। मेनलैंड से 1200 किलोमीटर दूर है, इसलिए एयर पोल्यूशन बाकी अदर पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा दूर है। और यहाँ पे कोई इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं नहीं कि इतने पोल्यूशन हो। बाकी गाड़ियाँ तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, पर जितना यहाँ CO2 हमको लगता है कि उत्सर्जन होता होगा गाड़ियों के द्वारा, उतना यहाँ के पेड़ों के लिए कम ही होता होगा। वो अब सब ऑब्जर्व कर लेते होंगे, हमको ऐसा लगता है। तो बहुत अच्छा है। और चूँकि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, UT है ये, तो यहाँ पे बहुत सारी, जैसे अभी इलेक्ट्रिक बसेस चला दी है सरकार ने, और बहुत सारे सार्वजनिक जो परिवहन है उसको भी यूज किया जाता है, जिससे ये सब चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। तो सबसे जो ब्यूटीफुलनेस है, इसके लिए यहाँ पे ये टूरिस्ट प्लेस है जो मैं यदि दिखा पा रहा हूँ मोबाइल से आपको, यहीं से आपको समंदर भी दिख रहा होगा, इसी छत से आपको समंदर भी दिख जाएगा। समंदर का एक किनारा है, तो वो देखिए समंदर दिख रहा है लास्ट में। तो ये जो सुंदरता है इसकी बहुत है। और आपको ख़ास बात यह है कि जो बड़े बड़े जंगलों के बीच में एक एक बिल्डिंग कहीं कहीं दिख जाएगी। बहुत ऑसम प्लेस है। तो यदि आप विजिट करने की सोच रहे हैं तो एक बार अंडमान निकोबार के बारे में ज़रूर मन बनाएं। तो ये हो गया कि यहाँ बहुत सुंदर है, बहुत हरा भरा है, बहुत ज़्यादा शांति है। अब दूसरी बात होती है कि रेसिडेंस के बारे में बात करते हैं लोग कि कैसे लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, क्या भाषा है। तो इसके लिए कोई यहाँ पे वो नहीं है, मतलब एक्चुअली चीज़ें नहीं है कि यहाँ कहाँ के लोग। यदि हम बोलें तो इसको हम मिनी इंडिया बोल सकते हैं, और इसके बहुत सारे रीज़न हैं। क्योंकि ये यदि थोड़ा इतिहास में जब जाएंगे आप, तो इसको ये पहले ब्रिटिश के उसमें था, फिर सेकंड वर्ल्ड वार में इसको जापान ले लिया, और जापान ने फिर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आज़ाद हिंद फौज को लेकर, जो आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर थे, उनको ये सौंप के गया था। और सबसे बड़ी बात एक और हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि हमारा भारत अभी आज़ादी का 75 वर्ष पूरा किया, अमृत महोत्सव मना ही रहा है।
तो ये पहला भारत का हिस्सा माना जाता है और माना जाना चाहिए जो ब्रिटिश चंगुल से आज़ाद हुआ, मतलब पहला क्षेत्र है जहाँ पर भारत को आज़ादी मिली। और वो है जब चूँकि ये 2019 या 18 में मोदी जी आए थे, तब यहाँ पे ये चीज़ें हुई थी और फ्लैग होस्टिंग भी हुई थी। उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बताऊँगा आपको। तो जो मैं बता रहा था आप लोगों को, यदि यहाँ के लोगों के बारे में बात करें कि किस तरह के लोग हैं, क्या भाषा है, तो ये मिनी इंडिया का मतलब यह है कि यहाँ हर स्टेट के लोग हैं। जब ये मैं बता रहा था कि ब्रिटिश के उसमें था, फिर इंडिया के कब्जे में आया, इंडिया बना, तो यहाँ पे उस समय पे एक तो यहाँ के जो मेन पॉपुलेशन है वो है ट्राइबल्स, जो हमेशा से यहाँ से थी, पहले से थी। मतलब क्या बोलते हैं आप लोग, अभी बोलते हैं ना कि आधुनिक काल जो चल रहा है, आप लोग कुछ ऐसा वर्ड बोलते हैं ना, आधुनिक सभ्यता आने से पहले की बात करें यदि हम, तो यहाँ के जो लोग थे वो ट्राइबल्स थे। तो वो हैं, वो आज भी हैं। वो कुछ लोग मेन स्ट्रीम में आ गए, वो भी हम जैसे लोग रहने लगे, और जो कुछ मेन स्ट्रीम में नहीं आए वही ट्राइबल्स, जैसे अभी सेंटिनल हैं, जरवा हैं, बहुत सारे ट्राइबल्स के नाम भी मैं बता दूंगा आपको, सुनने में आते हैं। तो वो जो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए वही हैं जो आज भी रिस्ट्रिक्टेड आइलैंड में रहते हैं, जहाँ पे आम पब्लिक को जाने की इजाज़त नहीं है। और उसी आइलैंड में उन्हीं लोगों से मिलने गए थे वो अमेरिकी नागरिक, जो वहाँ पे फिर जाके लास्ट में मारे गए। वो किसी नाविक को, मछुआरे को घूस दे के गए कि हम जाके वहाँ पे धर्म का प्रचार करने गए थे। खैर वो कि हम ईसाई धर्म का प्रचार करने गए थे। तो खैर तो वो ऐसे लोग अभी वहाँ पे हैं, बताते हैं कि उनकी संख्या 400 से 500 है। तो वहाँ पे वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो जो मेन स्ट्रीम में नहीं आना चाहते। कई बार भारत सरकार ने भी प्रयास किया। तो मैं यहाँ की पब्लिक की बात कर रहा था। खैर मैं बार बार मुद्दों से भटक जाता हूँ इसलिए क्योंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, तो ये आपको दिख भी रहा होगा। मैं तो ऐसी बात करने के लिए बना दिया कि हमारी एक मेमोरी रहेगी कि हम अंडमान में थे। तो यहाँ के लोग जो है मिनी इंडिया इसलिए गलते कि बहुत सारे, फिर भारत सरकार ने बाद में यहाँ पे बहुत सारे स्टेटों से मतलब यहाँ बसाना शुरू किया। बसाने का मतलब जो यहाँ पे बसते थे उनको कुछ कंपनसेशन देता था, सरकार सुविधाएं देती थी। यहाँ आज भी आइसलैंडर कार्ड बनते हैं। आइसलैंडर कार्ड की बहुत सारी सुविधाएँ हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं जो सभी को नहीं मिलते। खैर अब उसके लिए जैसे 4-5 साल यहाँ पर परमानेंट रहना हो, फिर आगे भी रहने का वो प्लान हो, तो ऐसा उनको मिलता है। तो जब बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों को यहाँ बसाया गया, तो बहुत सारे राज्यों के लोग यहाँ पे आए, बिजनेस पर्पज़ से आए। यहाँ अच्छा लगा, मैं बताया ब्यूटीफुलनेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो लोग यहाँ पे बस गए। तो यहाँ पे आपको गुजराती भी मिल जाएंगे, मराठी भी मिल जाएंगे, नॉर्थ के तो मिल ही जाएंगे, बिहारी भी मिल जाए। बिहारी तो खैर पूरे इंडिया में है, मैं प्राउड के साथ कहता हूँ कि खैर मैं तो बिहार से नहीं हूँ, लेकिन बिहारी लोग सच में हर जगह मिलते हैं, ज़्यादातर ऑनेस्ट होते हैं। ऑनेस्ट तो पूरा इंडिया ही है, ऐसा किसी को नहीं बोलेंगे। तो बिहारी लोग भी मिल जाएंगे। साउथ से चूँकि ये ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, जुड़ा हुआ, तो साउथ के ऑब्वियस से लोग हैं आपके, वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, हर जगह के। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये मिनी इंडिया है। लोग यहाँ व्यापार करने आते थे, यहाँ पे रुक गए। और कुछ उस समय जो काला पानी, अंडमान जिसके लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है और ख़ासकर इंडिया में, काला पानी, इसकी थोड़ी सी मैं ब्रीफ हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। कभी मैं वहाँ भी जाके आपको दूँगा। काला पानी का इतिहास यह है, ये पीछे झंडा दिख रहा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमने भी फहराया था इसको। तो काला पानी का इतिहास है कि जो उस समय अंग्रेज़ों के ज़माने में भारतीय राजनीतिक कैदी होते थे, स्पेशली जो जिन इन्फ्लुएंस पैदा करते थे पब्लिक के बीच में जाके, जिनकी बातें सुन के लोग आज़ादी के मतवाले हो जाते थे, उनको यहाँ पे स्पेशली शिप से ला के छोड़ दिया जाता था। एक स्पेशल जेल भी बनी हुई है, आप लोग देखेंगे, मैं दिखाऊँगा उसको भी बाद में। खैर इस वीडियो में संभव है, मेरी तबीयत ख़राब है। तो वहाँ पे छोड़ा जाता था और उस जेल में इतनी यातनाएं होती थी। मैं कई बार विज़िट किया हूँ वहाँ पे। तो आज भी आपके दांतों तले पसीना आ जाएगा और आँखों में आंसू आ जाएंगे कि को जो आज़ादी मिली है ये इतनी आसानी से नहीं मिली है। बहुत सारे लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और वहाँ पे हज़ारों लोगों के नाम आज भी अंकित हैं कि कौन कौन लोग यहाँ पे बंद थे। तो काला पानी है यहाँ पे। तो हाँ, तो ये बता रहे कि जो कैदी थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे फिर जब आज़ादी मिली या जो रिहा होते थे तो कई बार वो यहीं पे बस गए।
तो उनके भी तो वो पूरे इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से आते थे, ऐसी कहानी बताई जाती। तो इसलिए यहाँ पे जब पूरे स्टेट के लगभग लोग मिल जाएंगे तो इसलिए हम इसको मिनी इंडिया कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई स्पेशल भाषा नहीं है। हाँ, यदि आप आम बोल चाल में बोलेंगे तो आम बोल चाल में हिंदी है, राज्य भाषा भी यहाँ पे हिंदी बन जाए। लेकिन यहाँ की जो आप स्टेट की भाषा, यहाँ पे कुछ एक बांग्ला और कुछ मतलब 2 अजीब नाम है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। कह कि मैं ये तैयारी से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं तो ऐसे बैठा अचानक देखते देखते बोर हो गया था वीडियो, तो मैं चलो बना देता हूँ। तो 2 भाषाओं का नाम मैंने पढ़ा था, खैर अभी एग्जैक्ट दिमाग में आ नहीं रहा, तो वो 2 भाषा। लेकिन यदि आम बोलचाल की भाषा है, आपको मार्केट जाना है तो हिंदी से पूरा काम चल जाएगा। बाकी लोग साउथ के ज़्यादा लोग हैं और जो टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, तो इंग्लिश में भी दौड़ेगा काम, क्योंकि इंग्लिश सब कोई जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो बिजनेस है, मैं आऊँगा उस टॉपिक में, तो टूरिस्ट हैं। तो ये बात हो गई। तो मेन बोलचाल यहाँ हिंदी है। बाकी यहाँ पे साउथ में जैसे तमिल वाले काफ़ी बहुतायत में लोग मिल जाएंगे, मलयालम वाले मिल जाएंगे, तेलुगु वाले मिल जाएंगे, बंगाली भी काफ़ी बहुतायत में मिल जाएंगे, क्योंकि बंगाल से नज़दीक है, बंगाल से डायरेक्ट कनेक्शन है इसका, क्योंकि शिप जो है कोलकाता से यहाँ के लिए डायरेक्ट है। तो इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ की पॉपुलेशन और लैंग्वेज की बात कर ले, कल्चर की बात तो सेम ही हो जाती है, क्योंकि जब पूरे इंडिया के लोग हैं तो पूरे इंडिया के लोग यहाँ के, क्योंकि हम यहाँ जन्माष्टमी में मना लेंगे, दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाएंगे क्योंकि बंगाल से कनेक्शन है, और गणेश पूजा इसलिए मनाएंगे क्योंकि हमारा महाराष्ट्र से ज़्यादा कनेक्शन है। खैर गणेश पूजा ये सभी जगह मनाए जाते हैं, पर बहुतायत में धूमधाम से यदि दुर्गा पूजा देखना है तो नवरात्रि का पूजा तो आप बंगाल चले जाइए, गणेश पूजा देखना है तो महाराष्ट्र चले जाइए, गुजरात चले जाइए, जन्माष्टमी देखना है तो गुजरात चले जाइए। खैर आज जन्माष्टमी भी है, तो चले जन्माष्टमी को आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की आप सब पर भी और हमारे ऊपर भी कृपा बनी रहे। तो ये बात हो गई, कल्चर की बात हो गई। अब वही बात है कि यहाँ की कुछ स्पेशल चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, जो डेमोग्राफी यहाँ की है। तो पेड़ पौधों की बात करें तो पहले ही मैं थोड़ी सी चर्चा किया था कि यहाँ पेड़ पौधे सब लगभग हरे भरे पेड़ पौधे मिल जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा जो शायद अपने यहाँ मतलब मेनलैंड में ना हो वो चीज़ें। देखिए ये पेड़ पौधे मैं दिखाना चाहूँगा आपको, कितना जहाँ देखेंगे आपको हरी भरी चीज़ें ही दिखाई देंगी। खैर इस समय बरसात का भी सीज़न तो कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन लगभग ये यदि 100% फुल तो इसी तरह का हमेशा रहता है। 2-4% इधर उधर हो तो अलग बात है। कहीं भी ग्राउंड देखिए हरा भरा पूरा, लगेगा ही नहीं कि ये साला इंडिया में बहुत हरा भरा। तो पीछे बिल्डिंग भी, तो अब हाँ बिल्डिंग से तो यहाँ पे की जो डेमोग्राफी, तो चूँकि ये आप यदि इस श्रेणी का एक अंडमान है कहाँ, तो जो होगा कि जो अंडमान निकोबार है ये हिमालय का ही एक पार्ट है। हिमालय जो पूरा उधर से आपके चाइना, जम्मू कश्मीर और इधर अपने नॉर्थ ईस्ट से होते हुए आता है, बीच म्यांमार होते हुए आता है। ये बोलते हैं अराकान्या सीमा, कोई ऐसे बोलते हैं, हमको इतना आता नहीं इसमें। अराकान्योमा सीमा, मेरे दोस्त साथ में पढ़ते तो बताते थे हमको। तो बीच में जो वो म्यांमार के आगे से बीच में समंदर में डूब गया और फिर बाद में अंडमान निकोबार में उठ गया है ऐसे। तो ये मतलब हिमालयन श्रेणी है अंडमान निकोबार, और इस वजह से ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र भी माना जाता है इंडिया का। तो यहाँ पे इसलिए ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। और यदि हम देखे भी नहीं, हमें नहीं लगता कि आज यहाँ पे 6 से 7 मंजिल से ऊपर कोई बिल्डिंग यहाँ पे हमने नहीं देखी है। मैक्सिमम कोई होटल वगैरह 6-7 मैक्सिमम, मेरे को तो याद नहीं। तो आप भी आएंगे यहाँ तो इससे ऊंची बिल्डिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, और वो भी जो बनती भी होंगी 6 से 7 तो बहुत स्पेशल परमिशन से बनती होंगी, उनके लिए स्पेशल आर्किटेक्चर रहते होंगे या स्पेशल उसकी जो भी होगा। तो एक चीज़ तो ये है कि आपको यहाँ जो है ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं मिलेंगे कि बड़े ऊंचे मुंबई जैसे आसमान छूते हो 50 बिल्डिंग्स, 50 माले 60 माले, वो नहीं दिखेगा। दूसरी बात घर की बात ही चल रही थी, तो मैं एक चीज़ और आपको आप नोटिस भी किए होंगे, कितने भी बड़े मकान हो, खैर ये मेरा मकान छोड़ के जिसमें मैं खड़ा हूँ एक्सेप्शनल है, जितने भी मकान होंगे आपको ऊपर एक टीन की छत दिखेगी। उसका भी एक इंटरेस्टिंग रीज़न है, मैं पीछे दिखाना चाहूँगा आपको अपने।
ये देखिए जितने भी लाइन से घर है ये सब पक्के मकान है, ऐसे नहीं कि ये सब कच्चे मकान, सभी मकान पक्के, लेकिन मकान के ऊपर आपको छत के ऊपर एक आपको टीन दिखेगी, टीन शेड। आपको पीछे देख पा रहे हैं कि बिल्डिंग बहुत बड़ी है, ऊपर टीन का शेड दिख रहा है। आपको कहाँ दिखा, ये बगल वाला मेरे मकान के सामने है, ये अभी नीचे बन ही रहा है, ऊपर टीन का शेड लगा। इसका एक बड़ा बेसिक रीज़न बताते हैं लोग यहाँ। पहले मेरे दिमाग में एक अलग रीज़न, मतलब उल्टा पुल्टा मेरा दिमाग ही चलता है, तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा। यहाँ का रीज़न बताते हैं कि यहाँ पे, और हमको भी फील हुआ है कि यूजुअली यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा, लगभग 8 महीने बारिश होती है। और कई बार बारिश तो ऐसी होती है कि 15 दिन कंटिन्यूस, जैसे अभी चल रही है 15 दिन कंटिन्यूस बारिश ही होता रहेगी, मतलब आधा एक घंटा के लिए निकल जाए अलग बात है, बारिश होती रहेगी। तो उसमें क्या होता है कि सीलन आ जाती है और छत कमज़ोर होता है। अपने यहाँ में जैसे नहीं कि साल भर में कई 2-3 महीने बारिश हो, अलग बात। तो यहाँ पे ऐसा है, तो ज़्यादा बारिश होने से सब छत ख़राब हो जाती है, इसलिए छत बनाते ही ये लोग उसके ऊपर टीन का लगा देते ताकि छत में डायरेक्ट पानी जाए, पानी बाहर चला जाए। तो ये मेन रीज़न, तो ये अलग चीज़ है अंडमान में, ये जो चीज़ें बोलते हैं ना कि क्या अलग है, तो ये बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, आपको यहाँ भिखारी नहीं मिलेंगे भाई। तो यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यार साले भिखारी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पैसा बहुत ज़्यादा है। पैसा कहें या महंगाई कहें, दोनों एक ही चीज़ है। क्योंकि महंगाई ज़्यादा है तो कम पैसे में काम नहीं चलेगा, तो भाई लोग तो रह ही रहे हैं, तो पैसे हैं इनके पास। अब भिक्षा में कोई कितना देगा आपको, 10 रुपये 5, इसमें काम चलेगा भाई। यहाँ मजदूरी, नॉर्मल मजदूरी मैं बता रहा हूँ आपको, 600 से 700 रुपये है। एक जो अनस्किल्ड लेबर है, जो मिस्त्री वगैरह वाला काम करे, राजमिस्त्री, 1000 से नीचे आपको राजमिस्त्री मिलेगा नहीं। और बाल कटवाई जो अलग चीज़ बता रहा हूँ, यदि आप नॉर्मल बाल कटाने जाते हैं तो 100 रुपये, और आप स्टैंडर्ड उसमें मेंटेन करेंगे तो फिर 230, वो तो लगे। और ये 100 रुपये कहाँ की है, जो अपने गांव वाला नाई होता था ना, जो बैठ के एक शीशा रख ले उसमें काटता, वो वाला 100 रुपये। बाकी आप स्पा उसमें जाएंगे तो भाई बर्बाद हो जाएंगे, हम तो आज तक नहीं गए उसमें। मतलब महंगाई ज़्यादा है, तो भिखारी नहीं लगे। तीसरी चीज़ एक और अनयूजुअल कि आपको साइकिल जो है ना वो नहीं मिलेगी यहाँ पे। साइकिल रेयर केस में कोई स्पोर्ट बाइक साइकिल ले लिया, वो शौक़ के लिए। उसके 2 रीज़न हैं कि साइकिल क्यों नहीं है। एक तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, खैर एक मायने कम रखता है मेरे हिसाब से। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ जितने भी रास्ते हैं बहुत ढलान, कहीं बहुत ढलान, कहीं बहुत चढ़ाई है। मतलब आप साइकिल चला नहीं पाओगे, ढलान में तो चला लिए, आप चढ़ाई में पैदल थोड़ी चलाओगे साइकिल। तो इसलिए यहाँ पे साइकिल आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। मेरे को 4 साल में एक आध 2 बार साइकिल दिख गए, बस इतना ही है। अब साइकिल नहीं तो साइकिल की दुकान भी नहीं है, रेयर केस में वही स्पोर्ट बाइक वाला, कहीं स्पोर्ट साइकिल वाला मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें होंगी। ये जो सबसे अच्छी चीज़ हमको यहाँ लगती है, जो पूरे भारत को सीखनी चाहिए, और ये बात मैं खासकर पुलिस के लिए बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि यहाँ की पुलिस रियल मायने में पुलिस है, और उनको मैं सल्यूट करता हूँ सच में। मैं देखा हूँ कि यहाँ पे, और इसके बहुत सारे रीज़न हैं, ऐसा नहीं कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, खैर अच्छे भी हैं, क्योंकि एक मेन स्ट्रीम से तो दूर है ही, जो इंडिया का कल्चर है वो मेन स्ट्रीम का, और यहाँ में फ़र्क तो है, इतनी दूरी है। यहाँ पे भागने के वो साधन नहीं है ना कि कोई मर्डर करके भाग जाएगा। मर्डर करके भागने के 2 ही रास्ते हैं, 2 रास्ते, मतलब एक एयरपोर्ट और दूसरा सी पोर्ट, और दोनों पे हम हैं, मतलब CISF, मतलब अब कुछ नहीं, यहीं से ख़त्म। तो वो सब मतलब जांच वाला इधर तो फंसी जाता है आदमी। तो मैंने पुलिस की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि यहाँ का देखा जो लॉ एंड ऑर्डर है बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे नागरिक बड़े कोऑपरेटिव हैं। मैं लॉकडाउन के दौरान देखा था ये, खैर पहले भी हमको अनुभव था। मैं एक दुकान में मिठाई खरीद रहा था, तो वहाँ पे उस टाइम पे लॉकडाउन में ये था कि आपके दुकान में एक आदमी से दूसरा आदमी एक साथ में नहीं जाएगा, या 2 आदमी था, हाँ शायद 2 आदमी से तीसरा आदमी आपके दुकान में नहीं होना चाहिए एक साथ। तो अब गलती मेरी थी, हमको उतना पता नहीं था। 2 आदमी शायद उसके दुकान में पहले से थे, और तीसरा मैं घुस गया, और दुकानदार वाला भी एक सिक्योरिटी बाहर लगा के रखता है, लेकिन वो भी उस टाइम पे नहीं था। तो वो मैं जैसे घुस गया तुरंत एक पुलिस आ गई और उसका चालान, बात नहीं की, उसका चालान काट के रसीद उसको थमा दी। हम बोले क्या हुआ भाई? तो पता चला कि उसका चालान कट गया कि कोविड के अनुरूप व्यवहार का पालन नहीं किया। तो भाई सच में बहुत स्ट्रिक्ट है लाइसेंस के लिए। हम लोग तो कभी याद भी नहीं था वहाँ मेनलैंड में कि कभी गाड़ी का वो जो पोल्यूशन 2 व्हीलर का भी कोई चेक कराता है। यहाँ लगभग हर 2 व्हीलर का पोल्यूशन आपको मिल जाएगा कि सभी का ओके है। तो ये सारी चीज़ें मतलब पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत अच्छा कानून व्यवस्था है,
और जो यहाँ का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है PBMC, पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि साफ़ सफाई के लिए, अदर एक्टिविटी के लिए, जो टूरिस्ट के लिए हो, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है यहाँ का। मतलब जो बोलेंगे, कहना चाहेंगे कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है यहाँ पर दुरुस्त है, जैसी होनी चाहिए वैसी है। इसके दो रीज़न हमको समझ आते हैं। एक तो ये मेन स्ट्रीम से दूर है, इसलिए वो वही है ना ट्राइबल्स वाली। दूसरी बात ये है कि ये यूटी है, और यूटी है तो यहाँ कोई विधानसभा नहीं है तो कोई विधायक नहीं है। और वो वाली कहानी नहीं ना कि चाचा हमारे विधायक हैं, चाचा विधायक हैं हमारे, वो आए थे ना जाकिर खान वाली एक सीरीज, चाचा विधायक है हमारे। तो वो नहीं है कि पुलिस पकड़ ली टू व्हीलर वाले को तो फ़ोन करवा रहा कि सर वो तो हमारे भतीजे को पकड़, विधायक जी फ़ोन कर रहे हैं पुलिस वाले को। तो वो चीज़ नहीं है, पकड़ ले तो पुलिस से नहीं पूछती क्या क्यों कैसे, पहले चालान काटेगी, उसके बाद बात करिए हाँ भैया किसके नाती है, किसके पोते हो। अब विधायक तो नहीं ना, विधायक तो है नहीं यहाँ पे। तो मतलब ये बोलेंगे कि जो पॉलिटिक्स है वो यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि जो पुलिस है इतने अच्छे से काम कर रही है। अब खैर हम पूरे इंडिया में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी तो रहेगी इंडिया में। हाँ, इसको दुरुस्त किया जा सकता है, इसको दूसरे रूप में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और सच में सच्चे उससे देखा जाए तो पुलिस यहाँ जैसी होनी चाहिए, अच्छा काम कर रही है। और यहाँ के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नागरिक हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं। तो यही अंडमान है, बाकी सब अच्छा है। अब यहाँ के यदि टूरिस्ट, हाँ एक और चीज़ में बताना हमको लगता है बताना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारी अंडमान में मैंने 4.5 साल बिताए हैं, तो कम से कम 24 घंटे का तो वीडियो बना ही सकता हूँ अंडमान के बारे में। खैर इतना एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि यहाँ का जो व्यवसाय है, बहुत सारे लोग बात करते हैं यहाँ पे व्यवसाय की, कि खेती कैसे होती है, खाना क्या खाते हैं यहाँ के लोग। तो व्यवसाय के बारे में तो मैं यहाँ का हमारे हिसाब से जो लगा, खैर मैं यहाँ का कोई अर्थशास्त्री तो हूँ नहीं कि सब कुछ हमको पता है, मेरे हिसाब से लगता है यहाँ का मुख्य व्यवसाय टूरिज़्म है। यदि टूरिज़्म बंद हो जाए तो अंडमान शायद इस स्थिति में नहीं है जो इतना वेल डेवलप्ड लगता है भी वेल डेवलप्ड है, अच्छी रोड, अच्छी हर चीज़ फैसिलिटी मिल जाएगी आपको। तो टूरिज़्म यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। देश ही नहीं पूरे दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, और लगभग हर साल यदि हम काउंट करें तो करोड़ों लोग विजिट करते हैं। पूरे इंडिया को ही ले लें, इंडिया और पूरे वर्ल्ड को लेके तो बहुत सारे लोग विजिट यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। अब टूरिज़्म हो गया तो परिवहन में जो ऑटो टैक्सी वाले बहुत पैसा कमा रहे, होटल वही टूरिज़्म के अंदर ही आ जाता है। तो ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा, और लॉकडाउन के कारण ये बहुत बुरी तरह परेशान थे। अब देखिए सनसेट हो चुका है लगभग, इसलिए हमारे मोबाइल में काला काला दिख रहा है। तो टूरिज़्म है। दूसरी चीज़ जो खाने पीने की बात है, तो कुछ ऐसी जगह बताते हैं अंडमान निकोबार, क्योंकि हम भी सभी जगह घूमे नहीं। और अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल की बात करें तो ये 2000 से ही ज़्यादा 2800 वर्ग किलोमीटर है। और यदि आपको 28 से नहीं, आई थिंक 8000, क्योंकि मतलब ऐसा मेरे को लगता है कि मैंने जो इसको 8000 के लगभग है। दिल्ली का ये 4 गुना है, जितना दिल्ली का क्षेत्र उससे 4 गुना बड़ा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे कहते हैं कि समतल जगह है, लेकिन हम जहाँ हैं यहाँ पे तो कहीं समतल जगह आपको देखने को मिलेगी ही नहीं। आप देखना भी चाहेंगे तो देखेंगे हमसे ऊंचे कितने ऊंचे ऊंचे हैं, कहीं पे एकदम नीचे रह, कहीं एकदम ऊंचे। तो यहाँ खेती संबंध कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बोलते हैं खेती है, तो खेती मतलब कुछ सब्जी वगैरह लोग लगा लेते हैं। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जितनी यहाँ की पॉपुलेशन बताई जाती है 5 लाख, इसके लिए यहाँ पर्याप्त रूप से खाद्यान्न पैदा नहीं किया जा सकता, ऐसा हमको लगता है। तो बाकी जो खाद्यान्न अभी आते हैं, यहाँ तक कि आलू भी और सब्जियाँ भी यहाँ बाहर से ही आती हैं। बाहर से मतलब शिप से, कई बार जहाज़ से भी, जो हरी सब्जी होती पेरिसेबल होती हैं जो, वो शिप जहाज़ से भी आ जाती है, हवाई जहाज़ से भी आती है। तो जो भी यहाँ के खाने पीने के सामान है, चावल, दाल, आटा और अन्य तेल वगैरह जो है, सब्जी वगैरह है, और जो आपके क्रॉकरी के सामान, जितने भी सामान हैं लगभग जो है वो सब अपने इंडिया से इंपोर्ट होके आते हैं। मतलब इंपोर्ट क्या बोले, वहीं से, मतलब कोलकाता से, शिप से, चेन्नई से और हवाई जहाज़ से आते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें, तो यहाँ पे कोई ऐसे प्रोफेशनल खेती होती नहीं है। कहीं पे फूलों की हो गई हो, कहीं पे ऐसे छोटी मोटी सब्जियों की खेती हो जाती है। कुछ लोग हरी मतलब मौसमी सब्जी यहाँ उगाते हैं, यहाँ के लोकल लोग। लेकिन हाँ भाई, सब्जी में तो दम बिगड़ जाएगा यार, क्योंकि चावल दाल तो मान लीजिए 10, 20, 30% महंगे मिलेंगे आपको, क्योंकि वो फेयर का चल। लेकिन सब्जी का यहाँ बुरा हाल है यार। हम जब आए थे तो सोच के ही हम मतलब कल्पना नहीं कर पाते थे।
सब्जी यहाँ यदि आप कोई, हमको नहीं लगता है कोई 100 रुपये से नीचे कोई सब्जी, बैगन ही यहाँ 180 रुपये केजी मिलता है। जो बैगन अपने यहाँ के लोग खाना नहीं पसंद करते, जब होता चलो यार भैंस को दे देते हैं, गाय को दे देते हैं, वो यहाँ 180 रुपये 200 रुपये केजी बैगन मिलेगा आपको। और बाकी बात क्या करें, एप्पल का तो पता ही चल रहा है, एप्पल तो खैर सभी जगह 300 रुपये केजी एप्पल है, 350 रुपये भी है, अनार भी उससे ज़्यादा महंगे मिल जाएंगे। तो इस तरह से हैं। तो बाकी यही चीज़ें हैं अंडमान में। बट एक ही बात बोलूँगा, खूबसूरत जगह है, आइए घूमिए, आनंद लीजिए। बाहर जाने से पहले, विदेश जाने से पहले एक बार अंडमान तो आओ यार, इतनी अच्छी जगह मिस कर रहे हो आप। यही है अंडमान है। बाकी बहुत सारा एक्सपीरियंस फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कुछ लोग नाराज़ हो रहे हैं, हम इतना लंबा वीडियो बना रहे हैं, तो चलिए बाद में बात करते हैं। अच्छा लगा। जय हिंद।